हेलो फ्रेंड्स, सीए मित्र 24 में आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर आपको मिलती है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड सारी अपडेट। एंड फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम 1 घंटे की अकाउंटिंग मैराथन क्लास लगा रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो स्किल है, वो नॉलेज है जो एक अकाउंटेंट के पास होनी चाहिए। और जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था स्किल्ड अकाउंटेंट के बारे में कि कैसे स्किल अकाउंटेंट मतलब आने वाले टाइम में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो सिर्फ अकाउंटेंट हमें नहीं बनना है, हमें बनना है स्किल्ड अकाउंटेंट। और उसके लिए जो नॉलेज हमें चाहिए उसमें जो सबसे ऊपर आता है वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये क्यों इंडिया में इम्प्लीमेंट करे गए हैं, इसका मतलब क्या है। तो फटाफट चलते हैं। तो देखिए, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो सीरीज होने वाली है, हो सकता है इसमें 2 ही लेक्चर लगे, हो सकता है 3, हो सकता है 4। तो मतलब ये पूरी सीरीज होने वाली है। आप इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोर्स भी कह सकते हो या सीरीज भी बोल सकते हो। तो आज है हमारा एपिसोड नंबर 1 और आज हम देखेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए हैं इंडिया में। व्हाई दीज स्टैंडर्ड्स। भाई, डेबिट क्रेडिट का रूल हमें पता चल गया है, सभी को पता है डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, तो एंट्री करते रहेंगे। तो ये स्टैंडर्ड्स क्यों लाए गए हैं, कोई भी स्टैंडर्ड्स क्यों लाए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहला रीजन होता है यूनिफॉर्मिटी। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मैं आपको सीधे एग्जांपल यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो देखिए क्या होगा। एक बिजनेस है, मान लीजिए वो मिस्टर ए है, ठीक है। इन्होंने अपना क्लोथिंग स्टॉक, अब सेम बिजनेस है 2 लोगों का, इन्होंने अपना क्लोथिंग स्टॉक जो मार्केट वैल्यू होता है उसके बेस पे दिखा दिया 5 लाख। कितना दिखाया इन्होंने? 5 लाख, ठीक है सर। तो उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट आ रहा था 6 लाख। एक दूसरा बिजनेस है, ले लेते हैं एग्जांपल मिस्टर बी का। इन्होंने देखा यार मुझे क्या करना है ना, टैक्स बचाना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने क्लोथिंग स्टॉक को जो वैल्यू लगाता हूँ, भाई मेरा स्टॉक है ना, तो मैं ही वैल्यू डिसाइड करूंगा, कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो मैंने इसकी वैल्यू दिखाई कि भाई मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए का। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है। तो एक तरफ मिस्टर ए हैं, सेम बिजनेस, सेम नेचर, सेम खर्चे, सेम स्टॉक, सब कुछ। उन्होंने अपना स्टॉक दिखाया 5 लाख पे, तो उन ओहो, एक जीरो ज्यादा हो गया है, 5 लाख पे। तो उनका जो प्रॉफिट आया 6 लाख आया। और सेम नेचर, सेम प्रोडक्ट, सेम खर्चे। देखिए, इन्होंने सिर्फ अपना स्टॉक दिखाया 3 लाख पे, तो इनका प्रॉफिट आया सिर्फ 4 लाख। तो मिस्टर ए ज्यादा टैक्स पे करेंगे और मिस्टर बी कम टैक्स पे करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना स्टॉक 3 लाख दिखाया, उन्होंने 5 लाख दिखाया। कल को नोटिस आएगी तो ये कहेंगे भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 3 लाख है, 3 लाख में बिकेगा। आगे चल के हो सकता है ज्यादा का बिके, लेकिन 31 मार्च को मुझे लगा कि 3 लाख वैल्यू होनी चाहिए। मिस्टर बी को लगा 5 लाख, किसी को लगेगा 8 लाख, किसी को लगेगा 2 लाख, किसी को लगेगा कि भैया वैल्यू है ही नहीं, जीरो वैल्यू है। तो हर मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए स्टॉक को अपने हिसाब से दिखाएंगे। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे दर्जनों एग्जांपल है। तो इसलिए आए हैं स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी के लिए। स्टैंडर्ड ये बता देता है कि भाई एक रनिंग बिजनेस में स्टॉक को किस वैल्यू पर दिखाना है। अब ऑल ओवर इंडिया, हर जगह अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं तो आपको उन स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। उन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो करके आपको अपना स्टॉक दिखाना है। तो अब आप अपने प्रॉफिट को कम ज्यादा करने के लिए स्टॉक से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड आने के बाद। तो यूनिफॉर्मिटी हो जाती है। दूसरा, कंपैरेबिलिटी। जब 2 लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करके बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो अगर मुझे कंपेयर करना है किन्हीं 2 लोगों की बैलेंस शीट को, तो अब मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसने भी सेम स्टैंडर्ड फॉलो करे हैं और इसने भी। वरना क्या होगा, कोई दिखा रहा है, कोई जो है वो जो एक्सपेंस है वो इस तरफ दिखा रहा है, कोई सेल यहाँ दिखा रहा है, कोई स्टॉक ऊपर दिखा रहा है, सेल नीचे दिखा रहा है, कोई ओपनिंग स्टॉक नीचे दिखा रहा है, ग्रॉस रेसिट को इधर लिख रहा है, कोई प्रॉफिट इधर लिख रहा है, कोई वैल्यू कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। जब कोई सेट स्टैंडर्ड है ही नहीं
तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा। तो स्टैंडर्ड्स आने के बाद कंपेरेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तीसरा, कंफ्यूजन कम होता है। भाई जब एक सेट स्टैंडर्ड है, सबको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो कंफ्यूजन कम रहता है कि भाई मैं किस पे वैल्यू पे स्टॉक दिखाऊं, क्या खर्चा दिखाऊं, क्या ना दिखाऊं, ओपनिंग क्या लेना है, डेटर्स किस वैल्यू पे दिखाने हैं। ये सारी चीज़ों का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। उसका अगला जो मतलब जो बेनिफिट है वो क्या है, अभी हमने डिस्कस करा है कि आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि भैया प्रॉफिट कम करना है, स्टॉक जो है कम कर दिया, खर्चे बढ़ा दिए, कुछ लिखा ही नहीं, कह दिया भैया इसको इसको हम लिखते ही नहीं अपने अकाउंट में, हम लोगों के यहाँ नहीं लिखा जाता है। पता चला लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बनाएंगे। तो एक बार जब एक सेट स्टैंडर्ड आ जाते हैं तो मैनिपुलेशन वगैरह भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये वो रीज़न है जिनकी वजह से स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट किए गए। कब किए गए? तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो आईसीआई इशू करता है, मतलब फॉर्म करता है, और फॉर्मुलेटेड बॉडी इसकी कौन सी है? एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो सेटअप हुआ था 21 अप्रैल 1977 में। तो आज की डेट में कितने स्टैंडर्ड्स हैं सर? 29 स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा सर, बट सर ये इंड एएस फिर क्या है? आप कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है इंडिया में, तो ये इंड एएस क्या है? तो देखिए 2016 तक पूरे इंडिया में चाहे कोई भी बिजनेस हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो किए जा रहे थे। लेकिन फिर एक नीड हुई इंड एएस की। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ना, ये सिर्फ इंडिया में लगते थे और वर्ल्ड में नहीं लगते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, है ना। इंडिया की कंपनी बाहर जाने लगी, पता चल रहा है कि हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच किसी और कंट्री में है, या हेड ऑफिस किसी और कंट्री में है, ब्रांच इंडिया में है। तो अब क्या हो रहा था कि वहाँ के जो लॉ हैं, वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है, इंडिया का स्टैंडर्ड अलग है। तो जब कोई बैलेंस शीट को कंपेयर करता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वहाँ पे क्या लिया जा रहा है वैल्यू, इंडिया में क्या लिया जा रहा है। तो एक नीड हुई, वो नीड ये हुई कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं आईएफआरएस, उनके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपैटिबल बनाने के लिए इंड एएस लाए गए। तो अब अगर मैं बात करूं तो इंड एएस है ना, वो लगभग लगभग आईएफआरएस की तरह है। मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में है और कोई आउटसाइड इंडिया है, अब दोनों एक सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, कंपेरेबिलिटी बढ़ जाएगी, कंफ्यूजन कम होगा, मैनिपुलेशन अब कम होगा। तो जब तक बात छोटी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काम चल रहा था, जब बात ग्लोबल हो गई तो एक नए स्टैंडर्ड्स आ गए इन इंड एएस। अच्छा सर, 1 अप्रैल 2017 से इंड एएस एप्लीकेबल हो गए ऑलमोस्ट सभी कंपनी पर जो भी लिस्टेड है। तो सारी लिस्टेड कंपनीज, रिलायंस, टाटा, मारुति, कोई भी है मतलब, ठीक है, जिनके शेयर्स हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करते हैं, सेल करते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो सब क्या फॉलो करती हैं? इंड एएस। तो लिस्टेड कंपनी तो ये हो गई। अनलिस्टेड कंपनी भी इंडिया फॉलो करती है अगर उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा होती है। तो लिस्टेड सारी, अनलिस्टेड अगर हम 250 करोड़ या उससे ज्यादा है नेटवर्थ, तो क्या होगा, आपको इंड एएस फॉलो करने पड़ेंगे। इसके नीचे है तो आप एएस से काम चला सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दो केस, लिस्टेड और अनलिस्टेड 250 सीआर से ऊपर, इनको छोड़कर बाकी कोई, यानी कि एलएलपी, फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप, यानी कि 80-90% जो बिजनेसमैन है इंडिया में वो क्या फॉलो करते हैं? अकाउंटिंग, एएस। तो हमें जो ज्यादा फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है? एएस के ऊपर। क्योंकि लिस्टेड कंपनीज वो अलग हो गई, वहाँ बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, और जो अनलिस्टेड कंपनी है तो 250 सीआर के अबव जो कंपनीज होती हैं वो भी बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनके भी अपने अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं। बट आम प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हमें क्या पता होना चाहिए? एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हम लोग एएस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद इंड एएस भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। अब देखते हैं कितने तरह के एएस होते हैं अलग अलग। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। तो एएस 1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं वो एएस 1 में आती हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था इन्वेंट्री का, तो
इन्वेंट्री आप अपनी मर्जी से इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन करेंगे आप कैसे, AS2 के हिसाब से। एज पर AS3 आप कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। AS4 में जो कॉन्टीजेंसीज होती हैं, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके बाद जो इवेंट होंगे तो उसको कैसे इंकॉर्पोरेट करना है वो AS4 बताता है। कोई नेट प्रॉफिट और लॉस में प्रायर पीरियड आइटम्स होते हैं, मतलब बैलेंस शीट फाइनल हो गई, उसके बाद अगर कुछ रिलेवेंट हुआ, कुछ चेंज करना हुआ, तो वो AS5 के थ्रू डील होता है। AS6 पहले हुआ करता था, अब वो विड्रॉ हो गया है। वो कहाँ पर जा करके मतलब आप कह सकते हो मिल चुका है, वो अब AS10 में चला गया है। तो डेप्रिसिएशन AS6 हुआ करता था, वो अब AS10 में ही कवर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड AS7। रेवेन्यू कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको लेना है, ऐसा ना हो कि भैया सेल जब पैसा आएगा तब मानेंगे, या पैसा आ गया है तब भी नहीं मानेंगे, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ये भैया हमें माल वापस तो नहीं करना है। तो हर बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से क्या करेगा, सेल दिखाएगा। नो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमें बताता है कि हमें रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड AS10। उसी तरह जो फॉरेन, हमें पता है डॉलर के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, आज 70, कभी 81 हो गया, कभी 82 हो गया, कभी 82.2 हो गया। तो जो फॉरेक्स के जो रेट होते हैं वो जब फ्लैक्चुएट करते हैं तो उसकी चेंज का जो इफेक्ट होता है उसके लिए AS11 है। किसी को गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है उसके लिए AS12 है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं कर रखा है उसके लिए AS13 होता है। AS14 होता है एमलगेमेशन के लिए। एमलगेमेशन सर क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में मिलकर काम करती हैं, जैसे पहले हीरो होंडा हुआ करती थी, मारुति सुजुकी है। अगर कोई दो, जैसे भी आइडिया और वोडाफोन, इनका अमलगमेशन हुआ तो ये कवर करता है AS14। अलग अब तो लिस्टेड कंपनी है तो इंडियस में आएगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट का होता है। बोरोइंग कॉस्ट, जो बैंक से लोन ले रहे हैं उसको कैसे, उसकी जो इंटरेस्ट होता है वो होती है बोरोइंग कॉस्ट, उसके लिए AS16 है। सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए AS17 है। AS18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के लिए। उसी तरह AS19 लीज के लिए है। AS20 अर्निंग पर शेयर के लिए है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अलग अलग ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने का वो AS है 21। टैक्सेशन को कैसे डील करना है AS22। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, अपनी किसी सिस्टर कंसर्न में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए AS23 है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, AS24। एंट्रिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक तो होता है पूरा साल खत्म होने के बाद बैलेंस शीट बनाना, एक होता है साल के मिड में बैलेंस शीट बनाना, उसके लिए AS25। इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड AS26 है ना। जॉइंट वेंचर के लिए AS27 है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के लिए 28 है। और लास्ट है AS29, प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटीज। कोई कोर्ट में केस चल रहा है, अगर डिसाइड हो गया आपके फेवर में तो पैसा मिलेगा, अगर डिसाइड नहीं हुआ तो पैसा चला जाएगा। तो ये सब कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज होते हैं, उसको कैसे दिखाना है उसके लिए होता है AS29। उसके अलावा AS30, 31, 32 भी होते हैं, बट वो ICI ने विड्रॉ कर लिए हैं। इट मीन्स अब वो हमारे लिए पढ़ने के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सर बहुत AS हो गए हैं, तो आप देखो ना, ये जो जितने भी AS अभी तक हमने देखे हैं ये सारे के सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट AS हैं, वो हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। बाकी अगर हम ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें पता होना चाहिए, लेकिन वो सारे के सारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन का लेक्चर AS का। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब धीरे धीरे हम लोग, हो सकता है नेक्स्ट या 2-3 लेक्चर्स और लग जाएं, इस पूरी सीरीज में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आराम से सीखने वाले हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए CA Method 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।